हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल विवाद है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अंतर्राज्यीय जल विवाद को इंग्लिश में कहते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है वो उस स्थिति को कहते हैं, मान लीजिए जब भारत है उसके किसी दो या दो से अधिक राज्यों में क्या हो गया है, किसी भी नदी को लेकर, उसके बंटवारे को लेकर कोई विवाद हो गया है, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, तो इसे क्या बोलते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि जो भारत है उसके कई राज्य खेती, पीने के पानी और उद्योगों के लिए नदियों पर निर्भर करते हैं। ये बात तो आप सभी जानते होंगे। तो जब दो राज्य किसी एक ही नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो ये तय करना जरूरी हो जाता है ना कि दोनों में से किसको कितना पानी मिलेगा। तो इस टाइम पे क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है जब एक राज्य को लगता है कि दूसरा राज्य जो है वो ज्यादा पानी ले रहा है, उसका हक का पानी उसे नहीं मिल पा रहा है। तो इस टाइम पे क्या होने लगता है, दोनों के बीच विवाद होने लगता है। अगर इसको उदाहरण से हम लोग समझे तो आप लोगों ने कावेरी नदी विवाद देखा होगा। कावेरी नदी विवाद मतलब ये विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। किसके किसके बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। दोनों राज्य कावेरी नदी का पानी चाहते हैं, दोनों राज्य, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे तमिलनाडु, दोनों चाहते हैं। लेकिन तमिलनाडु का क्या कहना है कि उसे पहले से एक तय मात्रा में पानी मिलना चाहिए, जबकि जो कर्नाटक है वह कहता है कि उसे भी अपने इलाके की ज़रूरत के हिसाब से पानी चाहिए, और दोनों में फिर आपसी लड़ाई हो जाता है। तो इस टाइम पे जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है उसे सुलझाने के लिए गवर्नमेंट भी तो कुछ करती होगी, ये इतना बड़ा मुद्दा है तो याद रखिए गवर्नमेंट क्या करती है, भारतीय संविधान की जो, देखिए भारतीय संविधान की जो आर्टिकल नंबर 262 है वो साफ साफ ये बात बोलता है, किससे संबंधित है, वह अंतर्राज्यीय नदियों और जल विवादों से संबंधित है। इसमें है कि इसकी जो मूल भाषा है उसमें कहा गया है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसा कानून बना सकती है जो कि यह तय कर सके कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में नदी के पानी को बंटवारा अगर होता है, नदी के पानी को लेकर कोई विवाद होता है तो उसका बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। और याद रखिएगा कि संसद जो है वो यह भी तय कर सकती है कि ऐसा कोई भी जल विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। यानी कि अगर संसद कानून बना देगी तो अदालतें जो हैं वो इस पर कानून नहीं बना सकते और ना ही सुनवाई कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भारत की संविधान की जो आर्टिकल नंबर 262 है, 262, उसके अनुसार जब ऐसा कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार एक जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाती है जो कि सुनवाई करके फैसले देता है। और समाधान की जो चुनौतियां हैं वो इस बात से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हर राज्य जो है वो दूसरे राज्य के बारे में क्यों सोचेगा, वो जाहिर सी बात है वो अपने जो अधिकार है उसको पहले रखेगा, अपने हक को, अपनी ज़रूरत को पहले रखकर बात करेगा। तो इस कारण क्या हो जाता है, विवाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर निष्कर्षता देखें तो अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है वो भारत में बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसका अभी तक हल कोई मिला नहीं है। अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई अच्छे हल होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आगे देखिए नोट्स में क्या लिखा है वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। देखिए लिखा है, जल विवाद के बारे में संवैधानिक प्रावधान जो है वो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 262 में उल्लेखित है। पहला पॉइंट दिया है कि संसद के द्वारा नदी जल विभाजन एवं उपयोग से संबंधित विवाद को हल करने के लिए विधि का निर्माण किया जाएगा। सेकंड हो जाएगा कि संसदीय विधि से यह भी प्रावधान किया जाएगा कि इस विवाद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा। ये सारी चीजें मैंने बता दिया है कि संसदीय ही क्या मतलब, संसद ही जो है वो अपने विधि यानी कानून बनाकर यह प्रावधान कर सकेगा कि न्यायालय जो है वो इस जल विवाद के प्रावधान से, इसके क्षेत्राधिकार से क्या रहेगा, दूर रहेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए आर्टिकल नंबर ये है 1956 की विशेषताएं। देखिए बेसिकली जो है वो आर्टिकल नंबर 262 के आधार पर तैयार किया गया है ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, जिसे बोलते हैं इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। यहाँ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है जो कि गलत है, ठीक है। तो इसको आप ठीक से लिख लेंगे कि ये क्या है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं।
तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं जो ये एक्ट लाया गया था वो राज्यों के बीच नदी के जल के बंटवारे और उनका झगड़ा समाप्त करने के लिए लाया गया था। अगर इसकी मुख्य विशेषताओं, मुख्य फीचर्स की बात करें तो याद रखिएगा कि केवल अंतर्राज्यीय नदियों पर ही ये लागू होगा। यानी कि जो ये एक्ट था 1956 का, यह अधिनियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन नदियों पर लागू होता है जो कि क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में बहती है। एक ही राज्य के अंतर्गत, मान लीजिए कोई एक ही राज्य, मान लीजिए गुजरात है ये, ठीक है, गुजरात के अंदर ही कोई नदी बह रही है तो ये इस पर लागू नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए गुजरात और राजस्थान के बीच से कोई नदी जा रही है, ठीक है, या फिर ऐसे कोई नदी जा रही है, आप समझ रहे होंगे, तो ये जो है उस नदियों पर लागू नहीं होता, केवल और केवल उन नदियों पर लागू होता है जो एक ही राज्य में बहती है, सॉरी, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में बहती है। याद रखिएगा 1956 के इस एक्ट के अंतर्गत जल विवादों के लिए भी बहुत से ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। यानी कि अगर 2 राज्य आपस में जल बंटवारे को लेकर झगड़ते हैं और उनके बीच बातचीत से वो चीज़ सॉल्व ही नहीं हो पाती है, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, एक ट्रिब्यूनल का गठन करेगी जो समय समय पर क्या करेगी, अपने परामर्श देगी, रिपोर्ट देगी, ऐसा कर सकती है। फिर 1956 के एक्ट के अंतर्गत ही राज्य सरकार की शिकायत के आधार पर कार्यवाही होगी, ऐसा कहा गया था। यानी कि अगर कोई राज्य जो है वो केंद्र सरकार को लिखकर शिकायत करती है कि नदी जल बंटवारे को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया है, तो क्या होगा, तो केंद्र सरकार मामले की जांच कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर वो ट्रिब्यूनल भी बना सकती है। एक बात याद रखिएगा कि जो ट्रिब्यूनल है उसका जो फैसला है वह क्या होगा, अंतिम फैसला होगा। यानी कि जब कोई ट्रिब्यूनल कोई फैसला देता है तो वह क्या होगा, अंतिम फैसला होगा और उस पर कोई भी अदालत जो है वो सुनवाई नहीं कर सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक फिर उस पर सुनवाई नहीं कर सकती है, ऐसा आर्टिकल नंबर 262 के तहत कहा गया है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। देखिए ट्रिब्यूनल का जो फैसला है ना वो मानना और उस पर अमल करना ये अनिवार्य चीज़ है, ठीक है। यानी ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया जो निर्णय है वो राज्यों और केंद्र सरकार दोनों पर क्या होता है, बाध्यकारी होता है। देखिए कई बार जो है इस एक्ट में सुधार भी किए गए हैं। 2019 में एक ऐसा संशोधन बिल लाया गया था जिससे कि ट्रिब्यूनल की कार्यवाही जो है वो और ज़्यादा तय की जा सके, समयबद्ध की जा सके। देखिए उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल हो गया जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच का मुद्दा है, नर्मदा नदी जल विवाद हो गया, फिर उसके पश्चात हो गया गोदावरी जल विवाद ट्रिब्यूनल हो गया। तो इस तरीके से जो ट्रिब्यूनल है वो केंद्र सरकार गठित करते रहती है। अब एक बार थ्योरी को पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। देखिए सबसे पहले लिखा है पॉइंट नंबर 1 कि अधिकरण का जो प्रावधान है वो किया गया जो कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यानी कि इसमें ट्रिब्यूनल में सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जज रहेंगे और हाई कोर्ट के भी कुछ जज शामिल रहेंगे। फिर देखिए प्रत्येक विवाद के लिए पृथक अधिकरण का जो है वो गठन किया जाएगा। याद रखिए प्रत्येक विवाद के लिए पृथक अधिकरण का गठन किया जाएगा। अधिकरण के द्वारा 3 वर्षों के भीतर विवाद हल किया जाएगा और 2 वर्ष के लिए कार्यकाल और बढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि अधिकरण के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की जा सकती है। फिर है कि निर्णय को अधिसूचित करेगी, कौन करेगी, संघ सरकार करेगी। फिर है रिवर बोर्ड के निर्माण का जो प्रावधान था वो अब नहीं है। देखिए अगर ये बात कहा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस लेवल पे ट्रिब्यूनल की हेल्प करता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रिब्यूनल के जो फैसले होते हैं उसको लागू कराने में हेल्प जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। यानी कि यदि कोई राज्य जो है वो ट्रिब्यूनल के निर्णय का पालन नहीं करता है तो दूसरा राज्य सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। ऐसे मामलों में कोर्ट जो है वो निर्णय लागू कराने का क्या करता है, ऑर्डर जारी करता है, आदेश जारी करता है। यानी कि जो न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट हो गई वो कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है। लिखा है कि संविधान एवं संसदीय अधिनियम दोनों में यह उल्लेख किया गया है कि अधिकरण के जो नियंत्रण है उसका न्यायिक पुनरावलोकन, सॉरी निर्णय, ये निर्णय है, ये गलत लिखा है, ठीक है, निर्णय जो है उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, परंतु अधिकरण के निर्णय को क्रियान्वित कराने के लिए विवाद में शामिल पक्ष जो है वो उच्चतम न्यायालय में पहुंचने लगे। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन उस चीज का नहीं होगा कि अधिकरण ने क्या निर्णय दिया है, इस चीज के लिए होगा कि दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों उस चीज का पालन नहीं कर रहे हैं उनके निर्णय का, तो उसको पालन किस तरीके से कराना है इस पर विवाद अगर उत्पन्न हुआ है
तो वो उसके लिए न्यायालय में शामिल हो सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद नंबर 136 में उच्चतम न्यायालय को विशेष शक्ति दी गई है, जिसके द्वारा भारतीय क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय अथवा अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। याद रखिएगा इस चीज को कि जो आर्टिकल नंबर 136 यहाँ पर दिया है, ठीक है, वो एक विशेष अधिकार है जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, भारत के सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। याद रखिएगा कि इस अनुच्छेद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी न्यायालय यानी कि ट्रिब्यूनल किसी भी न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल और किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले की एक विशेष अनुमति याचिका, जिसे कि आप कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन के रूप में क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। तो यह कहीं ना कहीं अगर आप इसकी बात करें कि जो विशेष अनुमति याचिका है वह क्या होती है, तो याद रखिएगा कि यह कहीं ना कहीं एक अनुमति लेने की प्रक्रिया होती है, जिससे भी कोई भी व्यक्ति जो है या फिर कोई भी पक्ष वो सुप्रीम कोर्ट से क्या करता है या विनती कर सकता है कि जो निचली अदालत है या ट्रिब्यूनल है उसके निर्णय को वह चुनौती देना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, चाहे तो उस याचिका को स्वीकार कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है, वो उसके ऊपर है। एक बात याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब उसे फोर्सफुली ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसको कहीं ना कहीं याचिका को स्वीकार ही करना है, वो याचिका को मना भी कर सकता है, लेकिन वह केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जहाँ की मान लीजिए कि बहुत गंभीर न्यायिक त्रुटि हो या फिर मौलिक अधिकारों का बहुत ज़्यादा उल्लंघन हो रहा हो या फिर न्याय में क्या हो, असमानता हो रही हो। इस चीज को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 142 में उच्चतम न्यायालय में न्याय को पूर्ण कराने के लिए कोई भी निर्णय या आदेश दे सकता है। आप लोगों को पता होगा कि जो आर्टिकल नंबर 142 है वो पूर्ण न्याय का सिद्धांत देता है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह अपने न्याय को पूर्ण बनाने के लिए कोई भी निर्णय या आदेश दे सकता है। अब आगे देखिए अगला टॉपिक है कि जल विवाद को हल करने का जो प्रस्तावित संशोधन, उसकी संरचना में किस प्रकार से परिवर्तन आए हैं वो देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट है कि जल विवादों को हल करने के लिए एक स्थायी अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। फिर देखिए सेकंड है कि इस स्थायी अधिकरण में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होंगे। इस बात को याद रखिएगा। फिर देखिए विवाद निस्तारण समिति, तो नदी जल विवाद पहले क्या था, नदी जल विवाद पहले विवाद निस्तारण समिति को सौंपा जाएगा और इस समिति में जो है वो इंजीनियर शामिल होंगे और इन्हें विवाद हल करने के लिए 1 वर्ष दिया जाएगा। 1 वर्ष के भीतर यदि विवाद का समाधान नहीं हो पाया तो अधिकरण के समक्ष इसे वापस से सौंपा जाएगा। अब इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन लाए गए हैं। पहला पॉइंट है कि विवाद को 2 वर्ष की अवधि में हल किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर 1 वर्ष का समय भी जो है उसका विस्तार और दिया जा सकता है, मतलब 1 वर्ष की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। फिर देखिए अधिकरण का जो निर्णय है वो स्वतः अधिसूचित हो जाएगा। फिर उसके पश्चात लिखा है कि अधिकरण का जो निर्णय है वो उच्चतम न्यायालय के आदेश की भांति माना जाएगा, यानी जो ट्रिब्यूनल है उसका जो निर्णय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको वैसे ही माना जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानते हैं। देखिए यहाँ निष्कर्ष के रूप में लिखा है कि भारत में संघ, राज्य एवं राज्यों के बीच होने वाले विवाद कैसे होते हैं, वैधानिक एवं संवैधानिक माध्यम से हल करना पूर्णतया संभव नहीं है, इसके लिए राजनीतिक सहमति की भी आवश्यकता होती है। कितनी सही बात लिखी है। देखिए अगला टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन, जो कि काफी मतलब अलग टॉपिक है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।